दिल्ली पिछले 10 सालों में बहुत बदली है। बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं जिसमें बहुत ऐसा नुमाया काम हुआ है, बड़ा काम हुआ है, जिसकी चर्चा आज पूरे ही मुल्क में हो रही है। बल्कि कई बार तो दिल्ली मॉडल की चर्चा, दिल्ली में जो काम हुए हैं, खासतौर से एजुकेशन, हेल्थ, इलेक्ट्रिसिटी और बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें काम हुआ है, उनकी चर्चा ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दूसरे मुल्कों में भी होती है। कई बार ऐसी चर्चा होती है और ख़ासतौर से एजुकेशन और हेल्थ का जो सेक्टर है वो बहुत अहम है। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो भी उसमें भी बहुत सारा काम हुआ है। अब पावर कट ना के बराबर है दिल्ली में। तो बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं अलग अलग फील्ड्स में जिनकी चर्चा हो रही है दिल्ली में, और ख़ासतौर से पिछले 10 साल में। तो ये जो काम हुए हैं, एक हुकूमत दिखती है, सरकार दिखती है, चीफ मिनिस्टर दिखते हैं, एक पूरा सिस्टम दिखता है, मगर बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी मेहनत है। और उन्हीं कुछ लोगों में से वो जो टीम होती है, उन्हीं में से एक अहम आदमी है, उनका नाम है जस्मीन शाह। एक बहुत जिम्मेदार आदमी हैं और बहुत पढ़े लिखे हैं, IITN हैं। वो भी एक अहम रोल अदा करते आ रहे हैं इस बदलती हुई दिल्ली के लिए। और पिछले दिनों एक किताब लिखी उन्होंने, द दिल्ली मॉडल, और उस किताब की भी बहुत चर्चा हुई और फैक्ट और फिगर्स के साथ जो है उस किताब को लिखा गया है। बहुत सालों की मेहनत, मेरा ख्याल के 2.5-3 साल से ज़्यादा लगे उस किताब को लिखने में, और बहुत सारे लोगों से बात की गई, अलग अलग लोगों से, अलग अलग फील्ड के लोगों से बात की गई इस किताब को लिखने में। तो बहुत मेहनत की गई। पिछले दिनों जब किताब लॉन्च हुई तो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर वहाँ पर मौजूद थी, आम आदमी पार्टी के जो नेशनल कन्वीनर हैं अरविंद केजरीवाल साहब, वो वहाँ पर मौजूद थे, और पार्टी के कई बड़े लीडर्स, चाहे मनीष सिसोदिया हो या सत्येंद्र जैन हो, तमाम लोग वहाँ पर मौजूद थे और तमाम लोगों ने उस किताब के बारे में अपनी अपनी बात रखी। जस्मीन शाह साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। दिल्ली डायलॉग और डेवलपमेंट कमीशन के वाइस चेयरमैन भी आप रह चुके हैं और बहुत अहम जिम्मेदारी कई बार सामने रह करके निभाते हैं, कई बार पर्दे के पीछे से निभाते हैं। आपका इस्तकबाल है। कैसे हैं जस्मीन जी आप? बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो किताब आपने लिखी है, द दिल्ली मॉडल, अ बोल्ड न्यू रोड मैप टू बिल्डिंग अ डेवलप्ड इंडिया। जी, दिल्ली जो है वो हिंदुस्तान का दिल है और इसी को आपने डेवलप कर दिखा दिया। अगर अलग अलग फील्ड में बहुत सारा काम किया है, तो ये किताब लिखी, आपने बहुत सारे लोगों से बात की। ये भी सच है कि फैक्ट्स और फिगर्स के साथ है। तो ये आइडिया कैसे आ गया कि भाई चलो किताब लिख करके बताएं और मतलब बता लोगों को, देखिए ये हमने काम किया और सब कुछ इसके अंदर है, थोड़ा पढ़िए, समझिए। मेरा जो बैकग्राउंड रहा है और मेरे ख्याल से ज़्यादातर जो आम आदमी पार्टी से जुड़े लीडर्स हैं उनका जो बैकग्राउंड रहा है, हम एक प्रोफेशनल बैकग्राउंड से आए हुए हैं। मेरा ताल्लुक आम आदमी पार्टी से करीबन 2015-16 में शुरू हुआ। उससे पहले मैं 10 साल यही पॉलिसी और रिसर्च की दुनिया में थिंक टैंक्स के साथ, और एक ऑर्गेनाइजेशन थी जमील पॉवर्टी एक्शन लैब, उसके साथ में काम करता था, जो 2 नोबेल लॉरिएट जिनको 2019 में नोबेल प्राइज़ मिला, अभिजीत बैनर्जी और एस्थर डुफ्लो, उनके साथ मैंने काम किया। हमारे लिए जब हम आम आदमी पार्टी सोचते हैं, दिल्ली सरकार का नाम सोचते हैं, तो हमें राजनीति नहीं पहले दिखाई देती, हमें उसका काम पहले दिखाई देता है। हालांकि मैंने खुद इसमें अपनी एक भूमिका भी अदा करी है, लेकिन आम आदमी पार्टी का जो वास्तव में कंट्रीब्यूशन रहा है देश की राजनीति में, वो सबसे पहले मैं मानता हूँ, और काफ़ी हमारे लोग जो हैं, जो समझते हैं, अंदर से देखते हैं, वो समझते हैं कि सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने एक गवर्नेंस का मॉडल दिया है देश को। लेकिन आए दिन अगर आप देखें कि सुर्खियों में क्या चीज़ रहती है, अरे इसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, इसने ये धरना दे दिया। तो ये जो रोज़मर्रा की राजनीति है वो कहीं ना कहीं वास्तविकता में जो काम हुआ है उसको ढक देती है। बिल्कुल सर। और मैं समझता हूँ देश तभी आगे बढ़ेगा जब हम एक दूसरे के आइडियाज़ की गवर्नेंस को लेके, देखिए राजनीति क्या है, एक जरिया है कि देश को बदलने का। और देश कब बदलेगा? जब कोई उसकी शिक्षा पे काम करेगा, स्वास्थ्य पे काम करेगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, पोल्यूशन है, बिजली, पानी जैसी तमाम सुविधाएं जो एक आम आदमी की ज़िंदगी से जुड़ी हुई है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी, उस पर जब तक काम नहीं होगा देश विकसित नहीं होने वाला। तो ये मेरी एक छोटा सा मेरा प्रयास कह दीजिए या कोशिश कह दीजिए थी कि पिछले 10 साल में, क्योंकि मैं एक इनसाइडर रहा हूँ, मैंने एक कंप्लीटली न्यू गवर्नेंस मॉडल को जन्म होते हुए देखा है मेरी आंखों के सामने। और मुझे लगता है कि उस पर कहीं कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है, और शायद मुझे लगा कि कमी हमारी रह गई होगी कि हमने इसको फैक्चुअली अब तक कन्वे नहीं किया है कि किस स्केल पे क्या काम हुआ है। भले लोग, जैसे आपने शुरुआत में कहा, देश और दुनिया में ये समझते हैं कि नहीं कुछ काम तो हुआ है। बिल्कुल सही है। पहली बार US फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रम्प जब इंडिया आती है तो कहती है कि मुझे केजरीवाल के स्कूल देखने हैं। कभी भी US के कोई प्रेसिडेंट या उनकी वाइफ आके कभी सरकारी स्कूल नहीं गए हैं। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल जब इंडिया में आते हैं, बैन की मून हो या कोफी अन्नान, वो कहते हैं कि मुझे केजरीवाल के मोहल्ला क्लिनिक देखने हैं। तो लेकिन ये हुआ कैसे, ये सोच कहाँ से आई कि हमें इस प्रकार का काम करना है, क्या क्या बाधाएं आई, उसको हमने कैसे बाईपास किया। और
अंत पंत में इवेंचुअली दिल्ली कितनी बदली, 2015 में जो हालात थे 2025 में अब जाके हम आज कहाँ खड़े हैं, और क्या कमी रह गई, आगे क्या काम करने की भी ज़रूरत है। तो ये तमाम चीज़ों को आइडिया था कि इसको एक जैसे आपने कहा फैक्चुअल तौर तरीके से राजनीति को अलग रख के हमने जो काम किया हम जनता के समक्ष और एक्सपर्ट सबके सामने रखना चाहते हैं। स्टूडेंट्स इसको पढ़ सकते हैं, आम नागरिक इसको पढ़ के समझ सकता है कि नहीं वास्तविकता में जो आम आदमी पार्टी 2015 में जब जीत के आई थी और जो वादा किया था कि हम व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, बहुत बड़ा मतलब जो कहते हैं बहुत लंबी लकीर खींची थी कि हम एक ऐसी राजनीतिक पार्टी हैं जो सब आम आदमी से ही, इसमें से कोई पॉलिटिशियन तो था नहीं, सब लोग अपना काम धंधा छोड़ के इसलिए आम आदमी पार्टी तो जब एक आम आदमी सरकार के अंदर आके बैठता है तो वो कैसे गवर्नेंस को रीइमेजिन कर सकता है और कैसे वास्तव में क्या बदलाव ला सकता है, नहीं ला सकता है। तो मैंने उस सवाल का जवाब देने की कोशिश की। अच्छा, बहुत सारे लोगों से बात भी की आपने, तकरीबन मेरा ख्याल के 2 साल से ज्यादा का वक्त लगा इसको लिखने में? हाँ, लगभग 2 साल का, है ना। और 100 से ज्यादा लोगों से आपने अलग अलग फील्ड के लोगों से बात की। कितने लोगों से बात की होगी? नहीं, मुझे अब ये भी मैंने टैली भी नहीं किया कि कितने सैकड़ों लोगों से बात करी होगी, लेकिन आप ये मान के चलिए कि इसमें 3-4 आधार हैं इस किताब को लिखने के। क्योंकि हम सरकार के अंदर हैं, कई सारे ऐसे गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, आंकड़े हैं जो ऑब्वियसली गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स है तो उसमें सच्चाई होती है, लेकिन वो जनता के समक्ष नहीं है। तो इसलिए जब आप बात करते हो, जैसे मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि 2015 में कभी किसी ने ये सोचा नहीं था कि सरकारी स्कूल सिस्टम प्राइवेट स्कूल से बेहतर काम कर सकता है। दिल्ली में आज हमारे सरकारी स्कूल सिस्टम का अगर आप 12th का बोर्ड रिजल्ट देख लीजिए तो 97% है, जब प्राइवेट स्कूल का 92% है। हमारे 2000 से ज़्यादा बच्चे जेई और नीट क्लियर करते हैं। हमने एक नया बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन क्रिएट किया है और उसके अंदर हमने 55 अंबेडकर स्कूल शुरू करे हैं। आपको ये ताज्जुब होगा कि हर साल अंबेडकर स्कूल में करीबन 6000 सीट्स का एडमिशन होता है। तो 2024 में जब 6000 सीट के लिए एप्लीकेशंस आई, 1,44,000 एप्लीकेशंस आई केवल 6000 सीट के लिए, जो केवल 4% एक्सेप्टेंस रेट है। कभी आपने सोचा होगा कि गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल होने के लिए लाइनें लगा करेंगी? कोलंबस मॉडर्न स्कूल जैसे नामी जानी जो बड़े प्राइवेट स्कूल्स को छोड़ करके लोग सरकारी स्कूल में एडमिशन लेने के लिए लाइन में खड़े हैं। तो ये तमाम चीज़ें मैंने इसमें रखी है। और वो जो एक चीज़ और है कि वो जो स्टेटस सिंबल की बात होती है ना कि भाई मेरा प्राइवेट में पढ़ रहा है मेरा बच्चा या फला में पढ़ रहा है, और वो भी कहीं ना कहीं एक लोगों की जो जहनियत है, जो मानसिकता है, उसमें भी थोड़ा बदलाव आया। दिल्ली में तो ये देखने को मिल रहा है ना। बिल्कुल, और इसका कारण है कि आज हम कहते हैं कि आप कोई से भी, हमारे 1000 से ज़्यादा स्कूल्स हैं। पहली बार देश की कोई ऐसी सरकार है कि कोई भी आम आदमी या मीडिया चाहे हमारे किसी भी सरकारी स्कूल में चले जाएं और वहाँ पे लोगों से बात कर ले, और आपको खुद समझ में आ जाएगा कि शिक्षा आंदोलन कितना बड़ा है और कितना क्या काम हुआ है। तो वैसे ही मैंने कई सारे बेनिफिशरीज कुछ डायरेक्टली बात करी हैं, कुछ मीडिया के माध्यम से जो रहते हैं कि मीडिया भी काफ़ी रिपोर्टिंग करता है सालों साल, और बाकी रिसर्चर्स एंड एक्सपर्ट्स की भी जो ओपिनियन थी। तो इन तमाम चीज़ों को शामिल करना, क्योंकि मैं चाहता था कि एक रियलिस्टिक पिक्चर निकले और केवल एक एक्सपर्ट व्यू से नहीं, केवल एक सरकार के अंदर, भले मैंने एक किताब लिखी है लेकिन मैं नहीं चाहता था कि केवल मेरे व्यू हो कि भाई ये काम हुआ है ना, ये कोई ओपिनियन नहीं है, मैं इसको फैक्ट्स में रखना चाहता था। तो ये तमाम चीज़ों को लेके मैंने एक, कहते हैं ना कि एक होलिस्टिक व्यू देने की कोशिश करी। अच्छा, जब किताब लिखने का मतलब एक प्लान की होगी, जहन में आया होगा कहीं ना कहीं से, मतलब अचानक ख्याल आता है कि भाई मैं अब शुरू करूंगा किताब को लिखने का। देखिए, अल्टीमेटली आप पार्टी से जुड़े हुए हैं, पार्टी की एक लाइन होती है। तो आपने जो है वो, उस वक्त तो चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल साहब थे और पार्टी के नेशनल कन्वीनर भी वही थे, क्या बातचीत की, अपना आइडिया उनको बताया कि मैं किताब लिखना चाह रहा हूँ, और क्या उनकी तरफ से कुछ इनपुट्स थे कि भाई इन चीज़ों का ख्याल रखना, ये मत लिख देना? क्योंकि देखिए, पार्टी लाइन अल्टीमेटली पॉलिटिक्स है, आप कितनी भी साफ सुथरी पॉलिटिक्स करें लेकिन सियासत होती है। तो कुछ इंस्ट्रक्शंस थे? आपको बड़ी हैरानी होगी कि ये मैंने जब आइडिया आया था तब मैंने ज़रूर अरविंद जी को बताया था 2023 में कि सर मैं सोच रहा हूँ कि ऐसी किताब लिखी जानी चाहिए। और अब तक आप देखें कि दिल्ली सरकार के कामों की जब बात हो तो मीडिया में तो बहुत रिपोर्टिंग होती है, लेकिन मीडिया की रिपोर्ट क्या होता है कि आज आई कल चली गई, उसके बाद ध्यान आगे बढ़ जाता है। शिक्षा नाम की बुक मनीष सिसोदिया जी ने निकाली थी 2019 में, जिसमें पूरा हमारे एजुकेशन मॉडल की बात हुई थी। लेकिन जो ओवरऑल दिल्ली मॉडल केवल एजुकेशन तक सीमित नहीं है, दिल्ली मॉडल की एक बहुत बड़ी सोच है, और हम वो भी बात करेंगे कि दिल्ली मॉडल है क्या असल में। बिल्कुल सही। लेकिन वो कभी किसी ने, अच्छा स्पीचेस में आपको थोड़ा एक फ्लेवर मिल जाएगा, अरविंद जी की स्पीचेस में, मनीष जी की, संजय जी की वगैरह, लेकिन कहीं पे आंकड़ों के साथ और एकदम ओवरऑल पर्सपेक्टिव में नहीं बात करी। तो उन्होंने बोला नहीं, बिल्कुल अच्छा आइडिया, आप कीजिए। लेकिन इसमें
मैं वास्तविकता में कहूँ तो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग रहा था एक ऐसी किताब लिखना, क्योंकि ये मेरी पहली किताब है। इससे पहले मैंने लेख लिखे हैं, कॉलम्स लिखे हैं। और बहुत तमाम जितने भी बड़े दुनिया के और हिंदुस्तान के अखबारात उसमें छपते थे आपके हाँ तमाम। हाँ, लेकिन किताब लिखना 1 लाख शब्द की किताब लिखना मेरे लिए भी बहुत चैलेंजिंग था। तो पहले 1 साल तो मैं काफ़ी रिसर्च और इसी में टाइम बीत गया। दूसरे साल मैंने ये पेस पकड़ा अराउंड मार्च अप्रैल ऑफ 2024, और तब अरविंद जी जेल में थे, मनीष जी जेल में थे, सत्येंद्र जैन जी जेल में थे। तो थ्रू आउट दिस एंटायर बुक, जो बल्क ऑफ द किताब जब लिखी गई मार्च, मतलब 6 महीने थे, मार्च से लेकर सितंबर तक, लगभग हमारे सारे नेता जेल में थे। तो उनसे ऐसे ही बातचीत करने का ही मौका नहीं था, किताब तो दूर की बात है। बिल्कुल सही। लेकिन मुझे कभी वो स्ट्रेस था ही नहीं, क्योंकि हमें पता है कि एट द एंड ऑफ द डे जो काम हुआ है, मैं आपके दर्शकों को बता दूं कि थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ राइटिंग द बुक किसी ने भी एक भी ड्राफ्ट ये पढ़ा नहीं है। मैंने आतिशी जी का नाम लिया है क्योंकि मेरी कुछ क्वेरीज थी एजुकेशन, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे सबसे ज़्यादा काम किया है, मनीष जी और आतिशी जी ने। तो मेरे जो डाउट्स है वो क्लियर करने के लिए मैंने बात करी। किताब का ड्राफ्ट मेरे और पेंगुइन, जो मेरा पब्लिशर, उसी के बीच में रहा। पहली बार किताब उन्होंने जब पढ़ी तब छप गई थी और मैं उनको भेंट देने के लिए गया था। तो दैट हैज़ बीन द ऑब्जेक्टिविटी विथ विच, और मुझे पूरा यकीन था कि हम कभी भी ये नहीं कहते हैं कि सब कुछ ठीक हो गया है। ये कोई रोजी पिक्चर पेंट करने वाली बात नहीं। सच बात है। मैं ये भी कहता हूँ कि एजुकेशन में क्या क्या काम अधूरे रह गए हैं, यमुना की सफाई में क्या क्या काम अधूरा रह गया है। एक बात तो केजरीवाल जी ने भी कही थी, शायद 2014 में कही थी या 15 में कही थी, कि छड़ी घुमा करके कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल, कहा था उन्होंने भी एक बार। ये नहीं, ये बिल्कुल। बात सच है कि बहुत काम आहिस्ता आहिस्ता बहुत होते जाते हैं। हाँ, लेकिन मैं ये भी कह दूं कि कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है। ये तो आम आदमी पार्टी जब सरकार में आई तब हमें पता चला कि स्कूल का एजुकेशन सिस्टम ठीक करना बहुत बड़ी बात नहीं, मेहनत लगती है। आपको सरकार के पैसे में जो चोरी होती है वो बंद करके स्कूल में लगाने होते हैं। मेहनत और विल पावर, मेहनत और पॉलिटिकल विल सबसे जरूरी है। कैसे करना है, क्या करना है, वो धीरे धीरे सबको पता चल जाता है। तो वो कोशिश मैंने करी है कि वाकई में, और इसलिए आप देखेंगे इसमें ओपिनियन कम है, सारी चीज़ें फैक्ट्स फिगर्स के साथ हैं, वास्तविकता में जो हुआ है वही मैंने रखा है। लोग ये भी समझना चाहते हैं कि असल में है क्या दिल्ली मॉडल। नो डाउट, जब देखिए, जब कोई भी इंसान घर से निकलता है, घर में रहेगा तो वो घर कहीं भी हो सकता है, दुनिया के किसी भी हिस्से में हो सकता है, मगर जब वो घर से निकलता है तो उसको सबसे पहले साफ सुथरी सड़क चाहिए जी, और उसके बाद माहौलियात, जाहिर तौर पर जो मतलब यानी अलग अलग तरह का प्रदूषण है वो, फिर जब वो थोड़ा आगे बढ़ता है तो ट्रैफिक सिस्टम बेहतर हो, बच्चों की एजुकेशन का मतलब जो है हालात सब ठीक हो, घर में रहे तो बिजली और पानी की व्यवस्था अच्छी हो, और क्राइम रेट कम हो। क्राइम के लिए तो आपको मतलब जो है आपके ऊपर उंगली नहीं उठाई जा सकती, आप हुकूमत के ऊपर, ठीक है। और हेल्थ का मतलब जो सेक्टर है उसमें बेहतर काम हो, ट्रांसपोर्टेशन, सड़कें, ये वो तमाम चीज़ें हों। और केजरीवाल साहब बार बार इस बात को कहते भी थे कि गड्ढा मुक्त सड़कें बनाएंगे, और बहुत सारी जगह दिखती भी है, मगर बहुत सारी जगह अभी भी शिकायतें रहती हैं। मगर असल में जो ये द दिल्ली मॉडल नाम की जो किताब है, पूरा एक रोड मैप आपने बताया कि कैसे क्या हुआ और क्या हो सकता है, असल में है क्या वो आपकी नज़र से? देखिए, आपने बखूबी इस चीज़ को बात रखी कि एक आम आदमी को क्या चाहिए अपने सरकार से। एक आम आदमी ये नहीं चाहता कि भाई फला फला जगह पे आपने एक बुलेट ट्रेन चला दी। मेरी ज़िंदगी, मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़े हुए जो तमाम मुद्दे हैं उस पर सरकार काम करे। द दिल्ली मॉडल, अगर मैं संक्षिप्त में कहूँ तो यही है कि हमने आम आदमी को सशक्त बनाने के लिए हमने, जो कहते हैं, मानव पूंजी में इन्वेस्ट किया है, ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट किया है हमने। आप मान के चलिए कि आम आदमी सोचता है कि मेरे बच्चों को अच्छा शिक्षा मिल जाए, तो सरकारी स्कूल हमने ठीक किए। कोई बीमार पड़ जाए घर में, बुजुर्ग या कोई भी, तो उसके लिए अच्छा इलाज और मुफ्त इलाज मिल जाए, तो हमने मोहल्ला क्लिनिक्स बनाए। हमने शानदार सरकारी स्कूल को, सरकारी अस्पताल को शानदार बनाया। वहाँ पे दवाइयाँ नहीं थी, टेस्ट नहीं थी, कुछ नहीं था पहले, हमने वो सारी चीज़ें मुहैया करवाई। घर में बिजली पानी लगातार आए, लेकिन खर्चा ना हो, क्योंकि पहले क्या हुआ करता था कि हर साल बिजली के बिल बढ़ा करते थे। शीला दीक्षित जी के टाइम पे हमने बिजली पानी आंदोलन से ही आम आदमी पार्टी की शुरुआत हुई थी, क्योंकि अनाप शनाप बिल आते थे। शीला जी ने एक बार कहा भी था कि भाई अगर आप बिजली नहीं भर सकते तो उसको या तो हटा दो या कम खर्च करो। ये एटीट्यूड था कि जब बिजली के बिल बढ़े थे और लोगों ने फिर प्रदर्शन किया, तो शीला जी ने कहा था कि अरे भाई साहब, अगर आप बिजली नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो 2-3 एयर कंडीशनर या फ्रिज बंद कर दो, बंद कर दीजिए। तो कंजप्शन कम कर दो। ये इनसेंसिटिविटी थी। आप लोगों की तकलीफें नहीं समझते हो। आज एक मिडिल क्लास परिवार या लोअर मिडिल क्लास परिवार का घर कैसे चलता है वो ये नेता समझते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के तमाम नेता वहीं से आते हैं। तो दिल्ली, लेकिन अगर आप दूसरी तरफ जो ट्रेडिशनल पार्टीज हैं, मैं इसमें बीजेपी भी कहूँगा, कांग्रेस भी कहूँगा,
अगर आप देखें कि उन्होंने आम आदमी को लेके कितना, ये लोग अपनी राजनीति में ये मुद्दे कितने होते हैं, बिल्कुल नहीं। हर जगह पे एक आइडियोलॉजिकल बैटल करके रखा है कि भाई हमें हिंदुत्व की तरफ जाना है, हमें राष्ट्रवाद की तरफ जाना है। कांग्रेस बोलती बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन कांग्रेस के किसी भी राज्य में आप जाके सरकारी स्कूल आज उठा के देख लो। हमने तो दिल्ली में देखा ही था 2015 में जब हमारी सरकार आई थी, उससे पहले 15 साल कांग्रेस का राज था। वहाँ पे सारे टॉयलेट्स टूटे हुए थे। वहाँ पे मैंने कुछ तस्वीरें भी इसमें दी है कि मतलब चरमराती हुई एक व्यवस्था थी। बेंच बैठने के लिए नहीं थे, कहीं तो बच्चे टालपट्टी में बैठा करते थे, टीचर आते नहीं थे। डिस्पेंसरी देख लो, सरकारी डिस्पेंसरी में ना दवाइयाँ मिलती थी, ना डॉक्टर्स, आधे टाइम डॉक्टर्स मौजूद थे। तो ये एक इनसेंसिटिविटी थी। लेकिन हाँ, जब बड़े बड़े उद्योगपतियों को, उनका ये था कि एक बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दो, कुछ फ्लाईओवर्स वगैरह दिखा दो, और बड़े बड़े शिलाजी का नाम जब भी आता है, चूंकि 15 साल हुकूमत की है, तो वो खासतौर से ये कि भाई सड़कों का जो निजाम था, जो सिस्टम था, वो काफी बेहतर कर दिया था। मतलब अंडरपास, फ्लाईओवर्स वगैरह काफी बने थे। नहीं बिल्कुल, ये तो नहीं बिल्कुल। देखिए, मैंने होता है, हाँ। मैं ये जरा भी नहीं कह रहा हूं कि इससे पहले सरकारों ने कुछ काम नहीं किया, वो गलत होगा। मैं ये कह रहा हूं कि केवल सड़क बना देना और कह देना कि भारत विकसित हो जाएगा, वैसा नहीं, ये एक बहुत ही क्या बोलते हैं कि शॉर्ट साइटेडनेस है हमारे लीडरशिप की और हमारे सारे तमाम राजनीतिक पार्टियों की। उनको लगता है थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दो, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट आ जाए, कि नैनो आ जाए, कोई भी बड़ी कंपनी आ जाए, निवेश कर ले इतने लाखों करोड़ का। अरे भाई, आम आदमी की जेब में कितना पैसा जो आया, यहाँ वो पे कोई है, नहीं जो देखता। नागरिक हैं और जो मतलब बहुत ही एक तरीके से मतलब मजबूरी में और परेशानियों में वक्त गुजार रहे हैं, उनके लिए क्या किया? तो दिल्ली मॉडल का मतलब है कि आम आदमी से जुड़े हुए तमाम मुद्दों पे हमने सबसे ज़्यादा अपने बजट का, अगर आप देखें तो हेल्थ और एजुकेशन में हमने 40% निवेश किया है, खर्च नहीं किया। हम कहते हैं कि हम निवेश करते हैं हेल्थ और एजुकेशन में, क्योंकि आगे जाके यही एक देश को आगे बढ़ाएगा। रोज़ जो आम आदमी की जेब को थोड़ा इसको सहूलियत देने के लिए हमने कुछ फ्री की सुविधाएं दी उन्हें। हमने मुफ्त बिजली दी, मुफ्त पानी दिया, महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा दी। ये तमाम चीज़ हम तभी कर पाए क्योंकि हम एक ईमानदार सरकार थी। सरकार का पैसा भी हमने बचाया। अगर आप देखें, दिल्ली सरकार का बजट 2.5 गुना बढ़ा है पिछले 10 सालों में। 30-31 हजार करोड़ था मेरा ख्याल के जब शिलाजी छोड़ के गई। जब शिलाजी छोड़ के गई थी तब 30,000 करोड़ था। उसके 5 साल पहले 25,000 करोड़ था। तो लगभग हर साल 1,000 करोड़ से बढ़ा करता था। हमारी सरकार जैसे आई तब से हर साल हमारा बजट 5,000 करोड़ से बढ़ने लगा, 5 गुना ज्यादा बढ़ोतरी। क्यों? बहुत सारा लीकेज होता था, हमने सारा रोक दिया। और वो ये जो पैसा हमें पूछा जाता है कि भाई आप ये इतनी 76,000 करोड़ के आसपास का, 80 करोड़ से कम है अभी 75,000 करोड़ है। और जैसे मैंने कहा कि अच्छा ग्रोथ रेट है, हम सरप्लस, अच्छा ये सारी काम करके हम इतना हेल्थ में इन्वेस्ट करते हैं, एजुकेशन में लोगों को फ्री सुविधाएं देते हैं, बिजली पानी सब कुछ ठीक किया, उसके बाद भी हमारा बजट मुनाफे में है। और ये सीएजी बताता है, केवल हम नहीं बता रहे हैं। दूसरा, हमारा जो सरकारी डेट है, जो हमारा कर्जा है, वो भी हमने कम किया है। तो दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस का मतलब यह है कि हमने आम लोगों पे निवेश किया है, उनको फ्री की सुविधाएं दी, सरकारी बजट को भी मुनाफे में रखा, और इंफ्रास्ट्रक्चर तमाम, ऐसा नहीं कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में भी नहीं खर्च किया, वो भी खर्च किया। और इसी कारण दिल्ली की इकोनॉमी भी बहुत आगे बढ़ रही है। तो ये है वास्तविकता में दिल्ली मॉडल। अच्छा, आप गुजरात से आते हैं और गुजरात मॉडल की बहुत बात होती थी, एक जमाने तक गुजरात मॉडल चला है। और मैं कहीं सुन रहा था आपको, आपने कहा कि देखिए नो डाउट काम हुआ था, उस वक्त भी हुआ होगा, और खासतौर से जो जीडीपी थी स्टेट की, वो उसमें बढ़ोतरी होती थी। बाकी कुछ सड़कें अच्छी दिख गई, खास मतलब जो मेन रोड्स हैं वो अलग अलग दिख गए। मगर वैसा जो है गुजरात मॉडल की हाइप ज़्यादा थी, उसका एडवर्टीजमेंट ज़्यादा था, या उसको ज़्यादा मतलब जो है वो बताया गया था मीडिया के जरिए और दूसरे माध्यमों से, वैसा था नहीं। मगर आपने जो है गुजरात के ही हैं और गुजरात वालों को ही आपने दिखा दिया आईना कि ये देखिए असल मॉडल तो दिल्ली मॉडल है। हाँ, देखिए, मैंने इसलिए गुजरात मॉडल की बात कही, आई मीन एक तो मैं गुजरात से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं काफ़ी बार गुजरात मैंने विजिट भी किया है, वहाँ पे लोगों से भी बात करी है। गुजरात मॉडल इसलिए ज़रूरी डिस्कस करना है कि एक तो प्रधानमंत्री मोदी जी का सबसे, ये कहते हैं ना कि उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है कि हमने गुजरात का एक मॉडल खड़ा किया। दूसरा, आज देश जिस रास्ते चल रहा है वो कहीं ना कहीं गुजरात मॉडल ही है। अब मैं आपके दर्शकों को बता दूं कि जैसे आपने कहा कि गुजरात मॉडल है क्या, गुजरात मॉडल में सरकार का तमाम जो फोकस है और पैसा है, सरकारी खजाना, केवल और केवल टॉप 1% के जो पूंजीपति हैं उसके पीछे खर्च होता है। गुजरात मॉडल में ये मान्यता है कि आप बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को मुफ्त की ज़मीन दे दीजिए, बड़े बड़े लोन दे दीजिए, उनका सेल्स टैक्स माफ़ कर दीजिए, तो उससे ज़्यादा उद्योग आएंगे, जीडीपी तो उससे बढ़ेगा ही, लेकिन
वो समझता है कि नहीं, धीरे धीरे फिर वो जो खजाना है, पैसा है, वो जो प्रॉस्पेरिटी है, वो एक आम आदमी तक पहुंचेगी, वो भी कहीं ना कहीं उसकी ज़िंदगी में खुशहाली आएगी। लेकिन ये 30 साल से गुजरात मॉडल चल रहा है। अगर आज तमाम आंकड़े, मैंने इसलिए ये केवल मैं ओपिनियन के तौर पे नहीं, मैंने तमाम आंकड़े रखे हैं गुजरात मॉडल का, अगर आप आम आदमी के ज़िंदगी में क्या बदलाव आया उसकी दृष्टि से देखें तो पूरी तरह से गुजरात मॉडल फेल है। आज गुजरात में एक एवरेज रूरल वेज जो है, आमदनी केवल 270 रुपये है प्रति दिन वहाँ पे गुजरात में। ऑल इंडिया एवरेज रूरल वेज इज़ 350 रुपीज़, और केरला और दिल्ली की बात कर ले तो 650-700 के बीच में है। तो आम आदमी की आमदनी नहीं बढ़ी। मिनिमम वेज की अगर बात कर लें तो गुजरात में आज की तारीख में मिनिमम वेज 9,000 रुपये है प्रति महीना। दिल्ली में पर मंथ 18,000 है, सबसे ज़्यादा है। दिल्ली की इन्फ्लेशन, महंगाई दर सबसे कम है आज देश में, गुजरात की देश की महंगाई दर से भी ज़्यादा है। तो ये तो कुछ आर्थिक आंकड़े हो गए। जब आप सोशल इंडिकेटर्स, एजुकेशन और हेल्थ की बात करो तब आपको पता चलता है क्या चल रहा है गुजरात में। गुजरात में कुल 30,000 सरकारी स्कूल हैं, उसमें 10,000 सरकारी स्कूल टिन पट्टी के ऊपर चल रहे हैं, मतलब उनका टिन शेड्स जो बोलते हैं कि पक्की मकान ही नहीं है। अभी भी आज 2024 के दौर में गुजरात के 10,000 सरकारी स्कूल पक्के नहीं हैं। वहाँ पे 50% से ज़्यादा बच्चे 11वीं तक जाते ही नहीं हैं, 10वीं के बाद ड्रॉप आउट हो जाते हैं। मतलब ये आप सोचिए, 2024 की बात कर रहे हैं। दिल्ली की अगर तुलना करें, दिल्ली में 95% बच्चे 10वीं क्रॉस करके 11वीं में जाते हैं। तमाम हमारे एजुकेशन की इंफ्रास्ट्रक्चर की तो बात हमने कर दी है। अगर आप कुपोषण, हेल्थ के इंडिकेटर्स देखें तो माल नरिशमेंट रेट में गुजरात आज देश में नंबर 2 पे है। 40% बच्चे कुपोषित हैं। तो आपने कभी आम लोग, गरीब लोगों के बारे में सोचा नहीं? आपको लगा नहीं बड़े बड़े पूंजीपतियों पे खर्च कर लो हो जाएगा। तो उसी की तुलना में इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दिल्ली मॉडल जब आप देखें तो ऐसा नहीं है कि हमने अपनी इकोनॉमी नहीं बढ़ाई। हाँ, हमने बड़े पूंजीपतियों को इतना पैसा नहीं दिया तो हमारा ग्रोथ रेट दिल्ली मॉडल, गुजरात मॉडल से कम है, लेकिन ऑल इंडिया एवरेज के आसपास है। लेकिन जो आम आदमी को इफेक्ट करता है, मिनिमम वेजेस हमारे हाईएस्ट हैं, इन्फ्लेशन, महंगाई एक आम आदमी की जेब पे ही, वो हम सबसे कम है, और हेल्थ, सोशल, जो तमाम चीज़ें जिससे आम आदमी आगे जाके और सशक्त बनता है, उन चीज़ों पे दिल्ली आज देश में अव्वल है। तो मेरे ख्याल से आज ये कंपैरिजन पहली बार मुझे लग रहा है कि ऐसा कोई कंपैरिजन हुआ है कि केजरीवाल जी का डेवलपमेंट मॉडल वर्सेस मोदी जी का डेवलपमेंट। अच्छा, ये बड़ा मुश्किल होगा आपको लगता है या आसान काम है? जो दिल्ली एक छोटा सा सूबा है, तकरीबन 2.25-2.5 1.5 करोड़ के करीब जो है मतदाता है, तो 2.25-2.5 करोड़ के करीब की आबादी है, ठीक है साहब। तो मगर पूरा देश है, तकरीबन 140 करोड़ की आबादी कहते हैं है ही होगी, उसके आसपास ही होगी। बिल्कुल। तो कितना मुश्किल है ये आपको लगता है, या फिर इसको आसानी से किया जा सकता है? अगर कोई चाहे तो कर भी सकते हैं इस मॉडल को, दिल्ली मॉडल को, मतलब पूरे नेशनल लेवल पर ले जाने में मतलब क्या मतलब इश्यूज आ सकते हैं इसमें? जैसे आपने बात कही शुरुआत में कि इसका जो सबटाइटल है, अ बोल्ड न्यू रोड मैप टू बिल्डिंग अ डेवलप्ड इंडिया। जब मैं ये किताब लिख रहा था तो मेरे जहन में 2 चीज़ें थी, मेरा मकसद 2 प्रोंग था। एक तो दिल्ली में वास्तविकता में जो हुआ वो मैंने रिकॉर्ड करने की कोशिश करी है। दूसरा, जो आपका सवाल है, मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि जो काम दिल्ली में हुआ है, ऐसी कोई बाधा नहीं है कि ये काम आप अन्य राज्यों में कर सको। आपने सही बात करी कि दिल्ली एक छोटा सा कस्बा है, एक शहर है, एक अर्बन है, रूरल एरियाज बहुत कम है दिल्ली में। तो मैं नहीं कहता कि दिल्ली मॉडल सिंपल आप कॉपी पेस्ट कर लीजिए हर जगह पे, लेकिन दिल्ली मॉडल के मूल में जो प्रिंसिपल्स हैं, जो थिंकिंग है, जो थॉट प्रोसेस है, उसको आप स्केल अप कर सकते हो। जैसे मैंने कहा कि अब सरकारी स्कूल को हमने पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म किया। कैसे किया? सबसे पहले हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसे खर्चे। पहले वो माहौल दिया टीचर्स को और बच्चों को कि एक आत्मविश्वास आए कि हम प्राइवेट से बेटर काम कर सकते हैं। दूसरा, हमने हमारे टीचर्स और प्रिंसिपल्स को विदेश भेजा ट्रेनिंग के लिए, उनको ना लगे कि हम दुनिया में किसी से कम हैं, तो वो काम किया। थर्ड, हमने पेरेंट्स को एम्पावर किया। हमने हमारे सारे स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज़ में पहले पेरेंट्स को चुनाव के थ्रू उनको सहभागी बनाया और वहाँ पे 5-5 लाख रुपए का उनको बजट दिया कि सरकार के पास आपको आना नहीं पड़ेगा अगर आपको अपने टॉयलेट फिक्स करने या दीवार या खिड़कियाँ टूटी हुई है, आप खुद ही सक्षम हैं, आप खुद ही एम्पावर्ड है टू स्पेंड। और आखिरी चीज़, हमने जो तमाम करिकुलम रिफॉर्म्स, बच्चों की पढ़ाई बेहतरी के लिए हैप्पीनेस करिकुलम है, एंटरप्रेन्योरशिप करिकुलम है, देशभक्ति करिकुलम है, ये तमाम चीज़ें दिल्ली में अगर हो सकती है तो बाहर क्यों नहीं हो सकती? कैसे होगी, क्या होगा, कितना पैसा खर्च होगा, वो हर स्टेट अपने हिसाब से देखेगा। मेरा पूरा विश्वास है कि अगर कुछ चाहिए दिल्ली मॉडल को बाहर के प्रदेशों में और प्रदेशों में लागू करने के लिए, तो वो पॉलिटिकल विल है। दैट इज़ द नेसेसरी इंग्रेडिएंट।
अगर वो नहीं है आपके पास तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। फिर तो आप हिंदू मुस्लिम करते रहिए सुबह से शाम तक या दूसरे इशूज़ में उलझे रहिए। मगर जिस तरीके से अभी तो देखिए, चूंकि आचार संहिता भी लगी हुई है और अनाउंसमेंट हो चुका है, 5 तारीख को वोट डाले जाएंगे, 5 फरवरी को, 8 को रिजल्ट्स आएंगे, तमाम चीज़ें हैं ये। और बार बार आम आदमी पार्टी यही कहती है कि अरविंद केजरीवाल हों या फिर जो टॉप की लीडरशिप है आम आदमी पार्टी की, उसे एक तरीके से महदूद करने की कोशिश है, चाहे कांग्रेस हो या, हालांकि कांग्रेस का तो इंडिया ब्लॉक का आप हिस्सा भी हैं, दिल्ली में नहीं है मगर नेशनल लेवल पर तो अभी भी है, अभी टूटा नहीं है। मगर सीधा इल्ज़ाम लगता है मरकज़ी हुकूमत केंद्र सरकार के ऊपर कि वो महदूद करना चाहते हैं, केजरीवाल बढ़ना जाए आगे। तो फिर कितना मुश्किल होगा, फिर कौन करेगा ये सब? आम आदमी पार्टी आज ये प्रयास आज की तारीख का नहीं है। जब से आम आदमी पार्टी बनी, आपको याद होगा, तब से ये कोशिश भाजपा करती आ रही कि आम आदमी पार्टी आगे ना बढ़े। हुआ क्या? आज हम एक राष्ट्रीय पार्टी हैं। पहली बार किसी पार्टी का जन्म होता है और 10 साल के अंदर 2 राज्यों में सरकारें बन जाती हैं और 2 राज्यों में एमएलए बन जाते हैं। अब हमारे जम्मू कश्मीर में भी एक एमएलए आ गए हैं। तो इवेंचुअली देश एक लोकतंत्र है और लोकतंत्र में आप आइडियाज को स्टॉप नहीं कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी इज एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। तो भले आप जितना, ये जो कहते हैं ना कि आप जितना ज़्यादा कोशिश करेंगे हमको दबाने की, उतना ही तेज़ी से आम आदमी पार्टी उठेगी। और जो दिल्ली मॉडल है किताब का भी यही एक आइडिया है कि ये आइडिया जन्म ले हर जगह पे। देखिए, ज़रूरी ये भी नहीं है कि आम आदमी पार्टी हर जगह पे जाके शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम करे, कोई भी कर ले। साउथ इंडियन स्टेट्स में उनकी पार्टियां कर ले, ईस्ट में, बिहार में और वेस्ट बंगाल में उनकी पार्टियां कर ले। देश आगे बढ़ना चाहिए, हमारा मकसद है। आज जो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में किया, हम चाहते हैं कि हम ये रूबरू करें बाकी सब लोगों से कि हमने वास्तविकता में क्या किया। और अगर वहाँ की सरकारें नहीं करेंगी तो फिर जनता जवाब देगी चुनावों में। और आम आदमी पार्टी अपने जितने भी साधन हैं उसके ज़रिए कहीं ना कहीं हमेशा हम चुनाव लड़ते रहते हैं। तो अगर कोई और सरकार नहीं करेगी तो लोग हमेशा ये सोचेंगे कि अब तो केवल आम आदमी पार्टी को मौका देना पड़ेगा। तभी तो पंजाब में आप देखिए, पंजाब में तो हम कुछ नहीं थे, इतने मौके दे दिए बाकी सारी पार्टियों को, कभी किसी ने जनता के मुद्दों पे काम नहीं किया। तभी तो आम आदमी पार्टी को इतना, मतलब जो मैंडेट हमें दिया 92 आउट ऑफ 117 सीट, कभी भी किसी पार्टी को नहीं दिया। तो मुझे लगता है कि ये बेहतरी है बाकी सब पार्टियों के लिए कि वो भी कहीं ना कहीं ऐसे काम करे, नहीं तो फिर जनता जवाब देगी। अच्छा, ये जो देखिए दिल्ली मॉडल है, नो डाउट इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे काम हो चुके हैं, मगर अभी भी अपोजिशन पार्टियों को छोड़ दीजिए। अपोजिशन पार्टियां तो कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ जी। और अपोजिशन में कोई भी हो, चाहे आप हो या कोई हो, तो यही सामने वाले का लगता नहीं कुछ नहीं किया। मगर अभी भी कुछ एक काम तो है ऐसे जिनमें शायद गुंजाइश है बहुत ज़्यादा करने की, चाहे वो यमुना का मामला हो या फिर पॉल्यूशन का इशू हो। और पॉल्यूशन का इशू ऐसे है कि अकेली दिल्ली हुकूमत तो नहीं कर सकती, उसमें मरकज़ी हुकूमत को भी करना पड़ेगा और आसपास के जो सूबे हैं उनको भी करना पड़ेगा। तो ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं, आपको लगता है कि कैसे काम किया जा सकता है? क्योंकि ये अभी भी चैलेंज है, मेरा ख्याल कि आम आदमी पार्टी के लिए भी चैलेंज ही है। नहीं, बिल्कुल चैलेंज है। देखिए, आप ये समझिए कि आम आदमी पार्टी आई 2015 में, करीबन 65 साल बाकी सारी पार्टियों ने काम किया। और 65 साल के बाद, और मैं तो अगर एमसीडी की भी बात करूं तो 2022 तक 15 साल भाजपा ने हुकूमत करी एमसीडी के ऊपर। और मिला क्या दिल्ली वासियों को, सबसे बड़े, देश के सबसे बड़े कूड़े के पहाड़ वो लोग छोड़ के गए थे। तो कुछ चीज़ें 10 साल में ठीक करने वाली होती है, जैसे सरकारी स्कूल की व्यवस्था, बिजली, पानी में भी अभी हमारा काम आधा रह गया है। बिजली, लेकिन पूरी तरह से 24 घंटे बिजली, मुफ्त बिजली, सबसे सस्ती बिजली दिल्ली में मिलती है। मोहल्ला क्लिनिक में भी हमारा टारगेट था 1000 क्लिनिक, इन्होंने बहुत हमें रोका, तो आज 550 क्लिनिक भी बहुत हैं। 2 करोड़ लोग हर साल मुफ्त इलाज उनको मिलता है मोहल्ला क्लिनिक में। हमारा टारगेट है 1000 क्लिनिक तक पहुंच जाना। मुझे लगता है, देखिए, गवर्नेंस एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अगर आपका केवल ये है कि नहीं मुझे देश में सबसे नंबर 1 बनना है, तो उसमें तो बहुत सारी चीज़ों में हम ऑलरेडी नंबर 1 बन गए हैं। लेकिन अगर आप समझते हो कि हमें दुनिया का सबसे वन ऑफ द बेस्ट सिटीज़ बनना है, वर्ल्ड क्लास सिटी बनना है, तो और काम करने की ज़रूरत है। और यमुना, जैसे आपने बात करी, यमुना की सफाई में भी हमने भारी हद तक, पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो कच्ची कॉलोनियाँ दिल्ली में, करीबन 1/3 आबादी दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों में रहती है। 2015 तक एक भी कॉलोनी में, लगभग बहुत ही कम ऐसी कॉलोनी होगी जहाँ पे सीवर की पाइपलाइन भी थी। तो वो जो भी वहाँ का सीवर था सीधा यमुना जी में जाता था। हमने 4500 किलोमीटर की सीवर की पाइपलाइनें डाली हैं पिछले 10 सालों में। उसके बदौलत आज 70-75% जो कॉलोनीज़ हैं उनका सीवर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में आता है, ट्रीटमेंट होने के बाद जाता है, और 25% है वहाँ पे काम चल रहा है, अगले 2-3 सालों में वो भी हो जाएगा। तो मुझे है कि जैसे यमुना की सफाई वाला मुद्दा 10 नहीं शायद 15 साल लग जाए। सिमिलरली पानी का जो काम है,
हमने पाइपलाइनें पहली बार, आज 2025 में हम पहली बार कह रहे हैं कि दिल्ली राजधानी होने के बावजूद केवल 2025 तक हम सारी जो भी हमारे आबादी है वहाँ तक पाइप्ड वाटर पाइपलाइन पहुँच गई है। पहले ये नहीं थी, कच्ची कॉलोनी में पाइपलाइन ही नहीं थी, टैंकर से ही सारा चीज़ चलता था और वहाँ पे माफिया था, बहुत सारी चीज़ें थी। तो बहुत सारे काम हो गए। प्रदूषण पे मैं केवल ये कहूँगा कि जितना काम आम आदमी पार्टी ने किया है, मुझे नहीं लगता किसी और सरकार ने किया है। और प्रदूषण ऐसा मुद्दा है क्योंकि बहुत सारा प्रदूषण दिल्ली के बाहर होता है और दिल्ली के अंदर आता है। बहुत सारे सूबे उसमें, हाँ, नहीं, ये आंकड़े हैं, साइंस है कि 70% प्रदूषण जो दिल्ली के अंदर का है वो दिल्ली के बाहर से आता है, केवल 30% उसके अंदर उत्पन्न होता है। तो उस पर तो हमने काफ़ी हद तक लगाम लगा दी। बाकी मेरे ख्याल से केंद्र सरकार, बाकी सारे सूबों को भी करने की ज़रूर है। लेकिन हमारा प्रयास रहेगा, देखिए हमारे अब लोगों को विश्वास है कि आम आदमी पार्टी काम करने वाली पार्टी है। तो हम हमेशा कहते हैं, हम कभी भाजपा को बोलेंगे तो बोलेंगे नहीं गुजरात तो बहुत शानदार हो गया, कोई काम कर, मतलब एक चीज़ भी कभी कहे, सच्चाई से कभी नहीं कहेंगे कि नहीं कुछ चीज़ें अभी भी काम करना बाकी है। हम कहते हैं कि नहीं, हमारा जो विजन है, अरविंद केजरीवाल जी का जो विजन है दिल्ली को लेके, वो बहुत ही आगे का है। और उसमें भले सड़क का हो काम, सड़क का भी हमने कहा है कि वर्ल्ड क्लास स्ट्रीट्स, उसमें भी काफ़ी रोड़े लगा दिए थे पिछले 2 साल में जब अरविंद जी को जेल भेजा गया था। लेकिन अब चूंकि सारे लोग बाहर आ गए हैं, वो केस भी रफा दफा हो गया है, हमें यकीन है कि अगले 5 साल दिल्ली के लिए बहुत ही एक गोल्डन पीरियड रहेगा। मगर वो जो सड़कों का मामला है, नो डाउट चमकती दमकती सड़कें दिखती हैं, मगर एलजी साहब की नज़र जो है वहाँ तक पहुँचती है जहाँ मीडिया और आप नहीं पहुँचते। नहीं, कोई बात नहीं, देखिए वो दिखाते रहते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं कहता हूं कि एलजी साहब हो, मीडिया हो या कोई आम नागरिक हो, कहीं पे भी अगर उनको कमी दिखती है तो वो जरूर उजागर करे। आपने देखा होगा जब एलजी साहब ने लास्ट टाइम एक जगह पे जाके एक कमी दिखाई थी, हमें देखो यहाँ पे सड़क टूटी, तो फिर वहाँ आपने जो है वो कर दिया कि सीवर का काम शुरू हो गया और वो तमाम 2 घंटे के अंदर हमारी मुख्यमंत्री वहां पे पहुंच गई थी। अगर हम भाजपा की कोई कमी बताते तो वो प्रोटेस्ट करने हमारे यहाँ आ जाते हैं। देखिए ये फर्क है, एक राजनीति होती है कि केवल आप मुद्दों में लोगों को उलझाते रहो, काम की बात ना करो। अगर कोई जाके बताता है कि नहीं चलो ये हमारा मोहल्ला क्लिनिक ठीक से काम नहीं कर रहा है या सड़क टूटी है, हम मानते हैं भाई, अगर कहीं पे कमी कुछ रह गई होगी, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। सही। मोदी जी भले क्लेम करते रहें कि भाई मुझसे शानदार और कुछ है नहीं दुनिया और जगत में, लेकिन सच्चाई हम सबको पता है। हम हमेशा लगातार हमारी प्रयास रहेगी कि हम लोगों को और बेहतर सुविधा दे पाएं, एक बेटर गवर्नेंस दे पाएं। हाँ, चूंकि आप तो कहते भी हैं, सब जगह बात रखते भी हैं कि भाई काम की राजनीति करते हैं आप। हम केवल और केवल हमारी एक अगर कमी है कि हम राजनीति इतना ज़्यादा नहीं समझते, इसलिए हम हमारी राजनीति को ही हम काम की राजनीति बोलते हैं। हम काम करना जानते हैं। अगर आपको चाहिए कि स्कूल ठीक हो जाए, बिजली पानी ठीक हो जाए, लोगों को महिलाओं को 2100 रुपये महिला सम्मान राशि हर महीने उनकी बैंक अकाउंट में पहुंच जाए, तो ये सारे काम आप आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी से करा लो। बाकी राजनीति के लिए इन पार्टियों के आप ये कह रहे हैं कि राजनीति में उतना परिपक्व नहीं हुए आम आदमी पार्टी के तमाम लीडर्स, मगर लोग ये कहते हैं, आम लोग ये कहते हैं, मतलब चाहे वो गांव ढाणी में चले जाइए आप, वो ये कहते हैं कि अगर आज की डेट में कोई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह, उस जोड़ी को कोई टक्कर देता है तो वो इकलौता लीडर है, वो है अरविंद केजरीवाल। और आप कह रहे हैं कि हमें सियासत नहीं आती, तो आप तो उनसे ज़्यादा सियासत करते हैं, उसी लेवल पर जाकर के सियासत करते हैं। मैं समझता हूं पहली बार लोगों ने एक ऐसा पढ़ा लिखा नेता देखा है। आप मान के चलिए, नरेंद्र मोदी तो खुद बोलते हैं कि मैं तो 10वीं बार मैंने तो पढ़ाई नहीं करी और मैं पढ़ता भी नहीं हूँ, मुझे तुरंत आइडिया आता है। मैं डिमोनेटाइजेशन कैसे लागू कर दिया, कुछ रात को आइडिया आया, 8 बजे जाके बोल दिया कि कल से नोट बंद। फिर लॉकडाउन डालना हुआ, किसी को कुछ इत्तला नहीं दी, सीधा जाके अनाउंस कर दिया। 3 काले कानून जो कृषि के लिए लाए गए, वो किसी को बात तो हुई नहीं, सीधा जाके पार्लियामेंट में पास कर दिया। यातायात नियम जो है अभी कुछ मेरा ख्याल के नए ट्रैफिक रूल्स निकाले थे, उनको भी फिर अभी होल्ड पर रखा गया है। वो हमेशा उनका वही एक, देखिए काम करने का तरीका होता है। अरविंद केजरीवाल जी एक पढ़े लिखे नेता हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, IITN हैं, पहले IRS ऑफिसर रहे थे। तो उनका काम करने का तरीका है लोगों के बीच में रहना, उनकी मुद्दे समझना, उनसे कंसल्टेशन करने के बाद कुछ चीज़ लागू करना। मुझे लग रहा है कि दशकों बाद देश ने एक ऐसा नेता देखा है, व्यक्ति देखा है जो काम करना जानता है और केवल काम के मुद्दों पे बात करता है, इसलिए जनता उन्हें पसंद करती है। तो शायद कहीं ना कहीं कंपैरिजन उसके कारण हो रहा है, ना कि हमारी सियासत या पॉलिटिक्स। अच्छा, ये जो हुआ है, ये आपने खुद भी जिक्र किया कि जिस वक्त आप किताब लिख रहे थे तो सब बड़े लीडर्स इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर केजरीवाल साहब, डिप्टी CM, हालांकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, और आपके सत्येंद्र जैन और तमाम लीडर्स जो हैं, जो अहम लोग थे पार्टी के, वो सब जेल के अंदर थे। कुछ लगता है आपको, कुछ डेंट लगा इससे पार्टी के ऊपर, कुछ छवि के ऊपर, इमेज जो है वो कुछ
या लोगों को पता है कि नहीं असल कहानी क्या है? देखिए, अगर लोगों के मन में कुछ अगर सवाल, देखिए सवाल निश्चित तौर पे आते हैं जब किसी को आप जेल में भेजते हैं, और भाजपा का जो पूरा मकसद था कहीं ना कहीं उस छवि को डैमेज करना था। लेकिन आज की तारीख में अगर आप बोले, हम जनवरी 2025 में हैं, आज अगर जनता देख रही है कि हुआ क्या, फिर 2 साल आपने इतनी बड़ी चर्चा करी एक्साइज पॉलिसी, आपने लगा इतना बड़ा घोटाला, इतना बड़ा घोटाला, 2 साल के बाद भाजपा ने अपनी तमाम एजेंसियां फूंक दी, इसमें ईडी लगा दी, सीबीआई लगा दी, आईटी लगा दी, दिल्ली, सबको डाल दिया, झोंक दिया, हजारों अफसरों से बहुत इन्वेस्ट, 500 से ज़्यादा रेड हो गए, 250 से ज़्यादा विटनेसेस बुलाए गए। आज तक उनको 1 पैसे की हेराफेरी नहीं मिली। आपने फिर भी फर्जी मुकदमे में जेल में बंद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अब सबको बेल दे दी है। इतना ही नहीं, जब बेल दी अरविंद केजरीवाल जी को, तब सुप्रीम कोर्ट ने मोदी जी की सरकार को बोला कि आप राजनीतिक द्वेष के कारण लग रहा है ये मुकदमा चल रहा है। दूसरी बात कही कि आपने सीबीआई और ईडी को तोता मैना बना दिया। ये बहुत बड़ी टिप्पणी थी। अब मेरे ख्याल से देश की जनता आज समझ चुकी है कि इनका मकसद कोई घोटाले की इन्वेस्टिगेशन करना था ही नहीं। अगर कुछ होता तो मिल जाता। आप केस, आपके दर्शकों को पता होना चाहिए, अब तक मुकदमा चला ही नहीं है। भाजपा की केंद्र सरकार में हिम्मत नहीं है कि इसमें मुकदमा चला सकते, क्योंकि मुकदमा चलेगा तो फिर आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। केवल और केवल जांच के नाम पे इन्होंने इतने महीने जेल में रखा। मनीष जी और सत्येंद्र जैन के तो लगभग 2 साल जेल में रखा, और जनता अब समझ गई कि अगर कुछ भी होता तो तब पता चल जाता। अब तक अगर नहीं पता चला, मतलब ये पाक साफ हैं, पाक ईमानदार हैं, और इनको केवल खत्म करने के लिए, कुचलने के लिए ये सारा षड्यंत्र रचा गया था। लेकिन ऊपर वाले की बदौलत मेरे ख्याल से उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर है कि सच्चाई की जीत हुई। हम मानते हैं ये सच्चाई की जीत हुई है, और अब जनता समझ चुकी है कि इसके पीछे कुछ नहीं था, केवल और केवल क्योंकि ये काम की बात करते हैं, लोगों को उनके सुधार की बात करते हैं, इसलिए भाजपा उस विकेट पे खेलना नहीं चाहती। वो नहीं चाहती कि सरकारी स्कूल ठीक कर, मतलब इस चीज़ की वो बात ही नहीं करना चाहती, इसलिए ऐसे मुद्दे को। अच्छा, ये हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स जो चलती है उसमें चूंकि देखिए आप IITN हैं और अलग अलग मतलब बड़े ओहदों पर काम किया है आपने प्राइवेट सेक्टर में, और उस वक्त भी रहते हुए भी आप एक तरीके से एक्टिविस्ट के तौर पर काम कर रहे थे, मतलब नौकरी के दौरान भी या तमाम अलग अलग जगहों से जहाँ भी जुड़े हुए थे आप। मगर जब ये आप देखते हैं तमाम जो चलता है इस मुल्क में, इसको आप कैसे देखते हैं? और नो डाउट इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से उस तरह की मोटे तौर पर कोई बयान ना तो आता, और वो थोड़ा सा दूर ही रहते हैं। आप कैसे देखते हैं जो मुल्क का माहौल है? भाई अगर हम डेवलप्ड कंट्री बन रहे हैं, 2047 का नारा प्राइम मिनिस्टर ने दिया है, तो वो क्या ऐसे मुद्दों को उछाल करके, मस्जिदें खोद करके या दूसरे इश्यूज़ को, मतलब जो है ख़ासतौर से कम्युनिटी के, ऐसे हो सकता है? नहीं, मेरा ये हमेशा माना रहा है, मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ा भी नहीं था उससे पहले का, कि रिलीजन के ऊपर जब राजनेता रिलीजन के अंदर घुस जाते हैं तो उनका मकसद केवल और केवल लोगों को बांटना होता है, और कहीं ना कहीं लोगों को भावुक करके उन्हीं मुद्दे पे चुनाव लड़ा जाए, ये कोशिश होती है। और मैं भी समझता था कि इन मुद्दों पर राजनेताओं को, अब देखिए फाइनली जब राम मंदिर बना वो तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था। अब एक पॉलिटिकल पार्टी अपना श्रेय लेने के लिए आगे बढ़ गई, और आपको ये करना क्यों पड़ रहा है? आप इसलिए करना चाह रहे हो क्योंकि आपके पास जनता के लिए और कोई मुद्दे नहीं है। भाजपा अगर गुजरात में जाए और बोल दे कि नहीं मैंने सरकारी स्कूल ठीक किए इसलिए आज आप वोट दो, कोई वोट देगा? एक वोट नहीं मिलेगा उन्हें। आप ये समझिए कि 30 साल से उनकी वहाँ पे सरकार चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी 2022 में जब गुजरात जाते हैं तो उनको भी लगा चलिए केजरीवाल बहुत स्कूल बोलते हैं, मुझे भी स्कूल जाना है। गए वो भी फिर एक स्कूल में, एक नकली स्कूल बनाना पड़ा उनको, उनके लिए एक टेंट में एक स्कूल बना के वहाँ पे फोटो खिंचा के आए। तो ये इनकी राजनीति है। मुझे लगता है कि जो लोगों के पास और कुछ बोलने के लिए नहीं है, तो अब सबसे ज़्यादा देखिए ये टाइम टेस्टेड, मैं तो कह रहा हूँ पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए, ज़मानों से अगर आप देखें कि सेंचुरीज से लोगों को बांटने का सबसे बड़ा हथियार रिलीजन रहा है, तो मजहब धर्म रहा है। और आम आदमी पार्टी का जो उभरना देश की राजनीति में, मेरे ख्याल से एक नया फेज़ है, नया चैप्टर है, कि जहाँ पे एक पार्टी आती है और कहती है कि सारी चीज़ें छोड़ दीजिए, अगर हमने काम किया है तब हमें वोट देना, अगर हमने आपके स्कूल ठीक किए हैं, अस्पताल ठीक किए हैं, आपको बिजली पानी वगैरह मुहैया करे, तभी हमें वोट देना, वरना मत वोट देना। आज तक देश की राजनीति में एक नेता आप मुझे बता दीजिए जो इस आधार पर अपना वोट मांग रहा है, ना कि चलो मंदिर मस्जिद मोहब्बत, ये नफरत, ये सारी चीज़ें एट द एंड ऑफ द डे आम आदमी के लिए तो ये तो डिस्ट्रैक्शन है ना। आप धर्म गुरु के ऊपर छोड़िए, धर्म मैं नहीं कहता कि धर्म इंपॉर्टेंट नहीं है, तो धर्म बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। हम एक आध्यात्मिक देश हैं, हम रिलीजियस हैं, हम स्पिरिचुअल हैं, दुनिया की स्पिरिचुअलिटी में भारत का सबसे आगे नाम आता है।
लेकिन उसके ज़रिए आप अपनी राजनीति चमकाओ, वो गलत है। अच्छा, एक चीज़ और है कि इसी से रिलेटेड चूंकि इतनी बयानबाजी हो गई, इतनी भाषणबाजी हो गई और टीवी डिबेट्स हो गई और तमाम का रुख जो है वो यही है कि किसी को टारगेट किया जा रहा है, उसका असर फिर आम इंसान पर पड़ता है और दिलों के अंदर ना चाहते हुए भी नफरतें बढ़ जाती हैं। क्या जस्मीन शाह भी वो महसूस करते हैं कि आम पब्लिक में बहुत सारे लोगों में वो नफरत का माहौल है? क्या फिर रास्ते हैं उस नफरत के माहौल से बाहर निकालने के लिए? देखिए, लोकतंत्र में सबसे बड़ा रास्ता जो है वो आपकी वोट की ताकत है। मैं बिल्कुल मानता हूँ पिछले 10 सालों में जो हुकूमत है हमारे सेंटर में, उनका सबसे ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला लोगों को बांटने का रहा है। हर चीज़ में आप देखेंगे वो केवल और केवल धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, कई बार आप जाएंगे कि तो इस जाति वर्सेस इस जाति, जाट वर्सेस नॉन जाट, ओबीसी की पॉलिटिक्स, ये पॉलिटिक्स, वो पॉलिटिक्स। तो ज़रूर वंचित लोगों को, माइनॉरिटीज़ को अपना हक मिलना चाहिए, लेकिन एक दूसरे से नफ़रत फैला के अगर आप राजनीति कर रहे हो तो देश का ही नुकसान होने वाला है। और मुझे लगता है कि जब तक लोग अपने वोट का आधार इसको ना बनाकर, जैसे आम आदमी पार्टी बात करती है कि हम एक विकसित भारत के तौर पे हम अपनी राजनीति करना चाहते हैं, भारत को विकसित बनाने के लिए, जब तक ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ को आप नहीं सपोर्ट करोगे, होता क्या है कि लोग कहने को तो बोलते हैं हाँ नहीं, शिक्षा और स्वास्थ्य पे तो काम होना चाहिए देश में। आप किसी से भी बात कर लो कि क्या सरकार को शिक्षा स्वास्थ्य में काम करना चाहिए, हाँ करना चाहिए। जब चुनाव आते हैं तब लोग भावुक हो जाते हैं, तो मन टटोलने की भी कोशिश होती है, ऐसे बयान दिए जाते हैं कि आप उत्तेजित हो जाते हो। तो तब मेरे ख्याल से लोगों को समझना चाहिए कि ये केवल और केवल डिस्ट्रैक्शन है। जो पार्टी आपके बच्चों को अच्छा भविष्य दे पाएगी, उसके ऊपर काम करेगी, उसको आप पसंद कीजिए, तभी देश की राजनीति बदलेगी। जी, दिल्ली जो है, चूंकि आपने कहा बहुत सारा काम होना है, अभी बहुत सारे काम है जिसमें थोड़ा सा वक्त भी लगेगा। अभी चूंकि 8 तारीख को रिजल्ट्स आ जाएंगे, सब साफ हो जाएगा कि क्या वाकई वैसे तो चौथी बार मगर तीसरी बार जो है क्या आम आदमी पार्टी को मौका मिलने जा रहा है। मौका मिल गया तो कौन से वो मतलब मेन काम होंगे जिनके ऊपर, चूंकि मैं इसलिए सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि आप जिम्मेदारी से पर्दे के पीछे रह करके टीम का हिस्सा हैं, आपके मशवरे, आपकी रिसर्च और फिर जो है अलग अलग लोगों से फीडबैक लेकर के आप बताते हैं कि ये काम ऐसे होना है, आप उस टीम का हिस्सा हैं। तो कौन से वो काम हैं जो मतलब एक तरीके से वेलफेयर के लिए होने हैं दिल्ली की आवाम के लिए? देखिए, तीन सबसे बड़े हमारे एजेंडा में अगर आप बात करेंगे तो तीन भी नहीं, मैं 5 चीज़ें गिनाऊंगा। सबसे पहले हमने घोषणा करी कि महिला सम्मान योजना। हम समझते हैं, देखिए जितनी भी तरक्की देश ने और दिल्ली ने कर दी, महिलाओं की जो हालात हैं देश में अभी भी दे हैव नॉट प्रोग्रेस्ड। उनको जितनी आगे बढ़कर वर्कफोर्स में बोल दीजिए या पढ़ाई में जितना आगे बढ़ना चाहिए था उतना नहीं बढ़ी। तो इसलिए हमने 2100 रुपये की महिला सम्मान योजना राशि जाहिर करी है और वो मेरे ख्याल से महिलाओं के सशक्तिकरण में एक मील का पत्थर साबित होगी। नंबर 2, हमने संजीवनी योजना की घोषणा करी है कि हर बुजुर्ग, किसी भी समाज के किसी भी तबके से आता हो, गरीब अमीर हो या गरीब हो, कोई जाति का हो, ऐसा कोई इसका डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। 60 साल के ऊपर का कोई भी बुजुर्ग को जितना भी खर्चा करना पड़े अपने इलाज में, वो खुद तय करेगा कि मुझे प्राइवेट में कराना है या सरकारी अस्पताल में कराना है, उसका पूरा खर्चा सरकार देगी। पहली बार देश में ऐसी योजना आ रही है, वो हम लागू करेंगे। डेवलपमेंट के तौर पे हमारा एक विजन है कि दिल्ली की 1400 किलोमीटर की मेन सड़कें, जो सबसे बड़ी सड़कें हैं पीडब्ल्यूडी की, उसको हम विश्व स्तरीय बनाएंगे। ऐसा बनाएंगे कि आपको लगेगा नहीं कि भाई मतलब आप यूरोप से बाहर हो। तो उसमें हमने कुछ पायलट स्ट्रेचेस भी 40-50 किलोमीटर तैयार भी कर दिए हैं। बहुत अच्छा अनुभव रहा है, लोग बहुत उसे पसंद किए हैं। इसको 5 साल लगेंगे पूरी तरह से दिल्ली को एक विश्व स्तरीय सड़क सिस्टम बनाने के लिए। चौथा काम, 24 घंटे पानी। हमने पानी की दिल्ली में ना पानी बाहर से आता है, दिल्ली के बाहर के प्रदेशों से आता है, तो हमारी आबादी बढ़ती जा रही है लेकिन पानी उतना का उतना है। तो पानी की पूर्ति पे थोड़ा इशू है। पानी हर जगह पे पहुंच रहा है, पाइप वाटर पहुंच रहा है, लेकिन हमने इसमें प्लान बनाया। केजरीवाल जी ने, इंजीनियर है, तो बहुत योजनाएं भी बनाई हैं। अगले 5 सालों में हमारा मकसद है कि हर घर में 24 घंटे पानी मिले और पीने लायक पानी, सीधा आप टूटी से अपना हाथ लगाए और पानी पी सकते वैसा पानी। उसकी हमने इनॉग्रेशन कर भी दी थी पिछले 2 हफ्ते पहले राजेंद्र नगर में। तो हम जानते हैं ये कैसे करना है। और आखिरी चीज़ है यमुना की सफाई, और इस पर भी मैंने कहा कि काफ़ी प्रोग्रेस हो गई है। 2015 में केवल 350 MGD पानी दिल्ली में सीवेज ट्रीटमेंट हुआ करता था। आज की तारीख में वो 600 MGD पहुंच गया, लगभग दुगना हो गया। हमारा टारगेट है इसको 850 MGD तक पहुंच जाना। उसके बाद पूरा पानी दिल्ली का जितना भी सीवर है, गंदा पानी, वो ट्रीट होके ही यमुना में जाएगा। तो यमुना की सफाई बिल्कुल होगी। उसके लिए और 5 साल लगेंगे। 5 साल और लगेंगे। और क्या, चूंकि देखिए अलग अलग फिगर्स आ रही हैं, कोई कह रहा है कि आम आदमी पार्टी ने भी एक सर्वे करवाया है
वो अराउंड 45 टू 50 और ये करके क्या है मतलब आपका क्या आंकड़ा है, कुछ बताएंगे? ये सारे फर्जी बात हैं जो आंकड़े बताते हैं। मैं काफ़ी जनता के बीच में भी रहता हूँ, सबसे बात भी करता हूँ और सब एक ही चीज़ कह रहे हैं। देखिए, सरकार तो केजरीवाल जी की आ रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है, सरकार केजरीवाल जी की आ रही है। हाँ, सीट थोड़ी ऊपर नीचे प्लस और माइनस जितना भी आप बोल दीजिए, बहुत कम प्लस माइनस हो सकता है। कल लास्ट टाइम से सबसे पहले हम 67 सीट लेके आए थे 70 में से, उसके बाद 62 आई थी। तो मुझे लग रहा है बस थोड़ा आगे पीछे अगर हो सकता है तो होगा, बट बहुत ही कंफर्टेबल मार्जिन से अरविंद केजरीवाल जी फिर से दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। अच्छा, एक चीज़ और है साहब, वो इंडिया ब्लॉक को लेकर के है। इंडिया ब्लॉक का हिस्सा अभी तक तो है, ऑफिशियली तो कोई ऐलान हुआ ही नहीं है, मगर जो ज़बान इस्तेमाल हुई है मतलब जो है वो लोगों को ऐसा लगा कि शायद उस ज़बान का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था कांग्रेस की तरफ से। ये भी सच्चाई है कि शुरुआत उन्होंने की है, मतलब डायरेक्ट जो है वो एक तरीके से निजी हमला, इसको कह लीजिए निजी हमला हो गया केजरीवाल साहब के ऊपर, आम आदमी पार्टी के ऊपर, ये तमाम चीज़ें हुई हैं। ये आपको लगता है कि ये ठीक नहीं हुआ? देखिए, मुझे दुख होता है कि जब दिल्ली का चुनाव आता है तो कांग्रेस कोई और काम नहीं करती, बीजेपी की गोद में जाके बैठ जाती, और ये सच्चाई है और ये सच्चाई बयां करना ज़रूरी है। कांग्रेस को भी पता है और दिल्ली के लोगों को भी पता है कि कांग्रेस किसी भी हाल में, सरकार तो बनाने की दूर की बात है, एक भी सीट कहीं पे भी आप देख लीजिए, पिछले चुनाव में एक भी सीट में 10% से ज़्यादा या 15% से ज़्यादा वोट नहीं आया था। तो आप कहाँ से, अगर आप चुनाव में बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली लड़ भी रहे हो तो आप किसका फ़ायदा कर रहे हो? आप भाजपा का फ़ायदा करने वाले हो। और एक ये चीज़ है ना, ये प्लेन एरिथमेटिक है। दूसरा, कांग्रेस की आप बयान देख लीजिए, केवल और केवल अरविंद केजरीवाल जैसे देश नहीं दुनिया के सबसे बड़े दुश्मन हैं, उन्हीं को टारगेट कर रहे हैं। आज तक कांग्रेस ने पिछले 2 महीने की अगर आप उसका देख लीजिए कच्चा चिट्ठा, तो उन्होंने एफआईआर फाइल की है अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ, उनको एंटी नेशनल बोला है। आज तक उन्होंने भाजपा के खिलाफ एफआईआर फाइल नहीं करी है, भाजपा को एंटी नेशनल नहीं बोला, देशद्रोही नहीं बोला। तो अब आपका मकसद क्या है? ये तो यही है कि आपको लगता है कि जो भाजपा बोल रही है, भाजपा और कांग्रेस के बीच में अगर आप उनके बयान देखें और अगर उनके चेहरे अगर आप नकाब डाल दो तो लगेगा नहीं आपको कौन पार्टी बोल रही है। तो मेरे ख्याल से दिल्ली के लोगों को ये समझना चाहिए, दिल्ली का चुनाव, ये वाला चुनाव बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भाजपा ने बहुत षड्यंत्र रचे जो कभी अब तक देश के इतिहास में, एक पार्टी के सारे नेतृत्व को जेल में डाल दिया, अनाप शनाप सारी चीज़ें कर ली। इस चुनाव में कैसे भी करके हमें भाजपा को मजबूत नहीं होने देना है। मैं नहीं कह रहा हूं कि भाजपा कहीं भी सरकार बना रही है, तो अगर वो करना है तो कहीं, अगर आप कांग्रेस को वोट कर रहे हो मतलब भाजपा को वोट कर, भाजपा को मजबूत करने के लिए वोट कर रहे हो। ये तो मतलब कमाल की बात है ये। अच्छा, ये बताइए इंडिया ब्लॉक पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है रिजल्ट के बाद? मतलब चूंकि देखिए हमने देखा कि जब वो एक स्कीम लॉन्च कर रहे थे केजरीवाल साहब और तमाम आम आदमी पार्टी के बड़े लीडर्स, तो वहाँ पर आए थे अखिलेश यादव, और फिर अभी पढ़ रहे थे आजकल में ये खबर जो है कि तृणमूल कांग्रेस भी सपोर्ट कर रही है यहाँ पर। तो आहिस्ता आहिस्ता इंडिया ब्लॉक के अंदर ही, दिल्ली के अंदर ख़ासतौर से जो है वो मतलब दो फाड़ दिख रहे हैं। नहीं, बात वो नहीं है। देखिए, सारे इंडिया ब्लॉक तो क्या, मतलब देश का कोई भी आम नागरिक समझता है कि दिल्ली में तो केजरीवाल है ना, जो काम उन्होंने किए, जो उनकी पॉपुलैरिटी है, उनकी तुलना में कोई नहीं है। लेकिन कांग्रेस ही नहीं समझती। कांग्रेस जब देश का चुनाव होता है तब तो कहती है कि भाजपा देश के लिए खतरा है, देश के माइनॉरिटीज़ के लिए खतरा है, देश के संविधान के लिए खतरा है, संविधान खतरे में है, ये सारी बातें करती है। जब दिल्ली का चुनाव आ जाता है तब वो भूल जाती है, उसकी याददाश्त गायब हो जाती है। वो कहता है कि केजरीवाल सबसे बड़ा दुश्मन है, केजरीवाल खतरा है। तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से वो कॉन्ट्राडिक्शन कांग्रेस के अंदर है। बाकी पूरा इंडिया गठबंधन हमारे साथ है, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें सपोर्ट किया, उनके चाहने वाले भी हमें सपोर्ट करेंगे। लेकिन कांग्रेस को मेरे ख्याल से थोड़ा ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है कि वो देश को चाहती है या भाजपा को चाहती है, क्योंकि दिल्ली में अगर केजरीवाल जी को टारगेट करना मतलब भाजपा को, मतलब आपका प्रेम दिख सपोर्ट कर रहे हैं एक तरीके से आप। क्या कहेंगे आखिर में, क्या कुछ पैगाम होगा इस सूबे की आवाम के लिए? देखिए, हमारा मकसद, और क्योंकि चर्चा किताब से शुरू हुई थी, किताब के पीछे लिखने का भी मकसद यही था कि एक ऐसी चीज़ हम बाहर लाएं जिससे लोगों को पता चले कि 2012 में जन्म हुआ था, 2015 में जब सरकार बनी थी, तो तब से लेके आज तक जो काम दिल्ली में हुए हैं, देश में किसी और सरकार ने, ये तो आधी राज्य की, हाफ स्टेट गवर्नमेंट हम कहते हैं ना, इसकी सारी ताकत भी नहीं है दिल्ली सरकार के पास, फिर भी हमने ये किए क्योंकि हमारे पास राजनीतिक इच्छा शक्ति थी, ईमानदार सरकार थी, और हमने ऐसे मुद्दों पे काम किया है जो आम जनता, आम आदमी के ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं। तो हम यही कहेंगे दिल्ली की आवाम को खास करके कि काम की राजनीति के आधार पे, किसी और के कहने करने के उस मुद्दे पे मत जाइए,
काम के आधार पर एक ईमानदार पढ़े लिखे नेता, पढ़े लिखी पार्टी को आप वोट दीजिए, वही आपके परिवार को आगे प्रॉस्परस कर सकेगी और दिल्ली को आगे बढ़ा सकेगी। हमसे बात की बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।